हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। वास्तव में अंत तक आप जान जाओगे कि प्रस्तावना में लिखे शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारत का वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमारी एमपीपीएससी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है, जिसका सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो आज देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। और फिर उसके बाद भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जिसको अपना लिया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात भी सही है। संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अब याद रखिए, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। हम प्रस्तावना के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में एमपीएससी या और यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रस्तावना का तत्व, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान को अधिकार कहां से मिलता है? तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, भारत के लोगों से शक्ति लेता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रस्तावना में लिखा है। भारत की प्रकृति कैसी है, यह घोषणा करती है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को उल्लेखित करता है। ठीक है, उल्लेख करता है उसमें। यह संविधान, जो संविधान की प्रस्तावना, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो हम जैसे हिंदी में के लेक्चर्स ले रहे, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप ये इंग्लिश में पढ़िए, एक बार हिंदी में भी पढ़िए। द प्रियम्बल, ब्रेन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल, इसके जो 9 शब्द हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द जो हमने ऊपर देखे, उन शब्दों को हम अब डिटेल्स में देखेंगे। संप्रभुता, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है? भारत के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, भारत अल्टीमेट शक्ति है। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब
कुछ मामले किसी और के पास होते हैं और इंटरनल जो मामले होते हैं, इंटरनल विषय होते हैं, वो अ, उस देश की सरकार के पास होते हैं। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, यह अपने मामलों आंतरिक तथा अथवा बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभुता जिसको सोवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट जो 42वें संशोधन संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि समाजवाद नहीं था। समाजवाद डीपीएसपी के रूप में और अलग अलग रूप में समाजवाद मौलिक अधिकार के रूप में समाजवाद पहले से ही अब उपलब्ध था, बस प्रस्तावना में मेंशन नहीं था। इसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, हम आगे देखेंगे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो होता है उसमें राज्य स्तरीय समाजवाद भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, सरकार के पास, और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, मतलब एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ में मौजूद रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ता है साथ में, पब्लिक सेक्टर भी साथ में बढ़ता है। इंडिया में भी काफी पब्लिक सेक्टर है, लेकिन कम किया जा रहा है, और इतना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ रहा है अभी। ठीक है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। जो गांधी के विचार है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है हमारे संविधान का। जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है संविधान के ऊपर, जो समाजवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है, ना कि सारी चीजों पर राष्ट्रीयकरण करना है। समाजवाद का मतलब ये है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। इसके ऊपर काफी डिबेट होती है आजकल कि सेक्युलर है कि नहीं है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सेक्युलर वर्ड को कोई बदल नहीं सकता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1970 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य का शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो समाज धर्मनिरपेक्ष हो। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वशक्ति जनता में है। ठीक है, सर्वशक्ति जनता में हो, जो जनता चुने वही राज्य का मुखिया बने। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, जहां पे रेफरेंडम वगैरह होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इसमें राज करती है। ठीक है, लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, संसदीय राष्ट्र और राष्ट्रपति। जैसे इंडिया में संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका में राष्ट्रपति लोकतंत्र है, राष्ट्रपति का लोकतंत्र है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र जिसमें जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति सिस्टम है, तो वहां पे ऐसा नहीं है, वो उसके प्रति जवाबदेह नहीं होती। ठीक है, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती। प्रस्तावना लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप में किया गया, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में मुख्य शब्द गणतंत्र। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है,
लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को, जो संप्रभु है, ठीक है, सबसे पहले संप्रभु के बाद जो संप्रभु है उसको हम लोकतंत्र में बांटते हैं, ठीक है, उसको लोकतंत्र में, और लोकतंत्र को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है, वो गणतंत्र है या राजशाही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, रिपब्लिक है, यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, ठीक है। लेकिन जो राजशाही होता है, जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, ठीक है, ब्रिटेन में है आज भी। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। गणतंत्र का मतलब यही कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, 5 वर्षों के लिए चुन के आता है, और भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत के माध्यम से जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, ठीक है। अगला शब्द है जस्टिस। प्रस्तावना में 3 बात की गई न्याय के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय, जाति, लिंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक असमानता को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और आर्थिक असमानता के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक, समान अधिकार होंगे सबको, ठीक है, चाहे राजनीतिक दफ्तरों की बात हो, चाहे सरकार तक बात रखने की हो, चाहे वोट देने की बात हो, वो समान अधिकार होंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी, लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, रोक टोक नहीं होती है, लेकिन सभी व्यक्ति को साथ में विकास करने का अवसर दिया जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं हो कि स्वतंत्रता मिली है, लिबर्टी मिली है, हम कुछ भी करें, ये नहीं, कानून के हिसाब से जो सही है वही कर सकते हैं आप, ठीक है। इक्वलिटी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषताओं की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार दिया है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है, ठीक है। अवसर समान प्राप्त, और जो उसे डीपीएसपी में भी दिया है अनुच्छेद 39 में, महिला और पुरुष के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, बंधुत्व। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक को कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुओं से 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान हो। दूसरा, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है, ठीक है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को परीक्षण करती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है, ठीक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों का दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हेम हिदायतुल्लाह, जो एमपी हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, इसके ऊपर काफी डिबेट चली। जो बेरोजगारी संघ मामला 1960 में आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इस मामले को केशवानंद भारती केस में 1973 में
बदल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है। एलआईसी मामले में उसको उस बात को पुनः रिपीट करती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी प्रस्तावना की स्थिति क्या है? संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना भी संविधान सभा द्वारा पारित हुई, लेकिन यह संविधान के बाकी हिस्से के बाद स्वतंत्र रूप से पारित हुई। ठीक है, प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति देती है, न ही उस पर कोई रोक लगाती है। यह न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती, यानी इसके प्रावधान अदालत में बाध्यकारी नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, प्रस्तावना में लिखा है तो हमको ये दो करके आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार में लिखा है तो आप कोर्ट जा सकते। ये डिफरेंस है। प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार हुआ है, जो हमने पहले भी देखा। इसमें और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकता है। ठीक है, और ये 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 शब्द। अभी पीआईक्यू के ऊपर आ गया अपन। ठीक है, अभी एक एक करके कुछ पीआईक्यू जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित समानता के विचार का संबंध किससे है? ठीक है, समानता के विचार का संबंध किससे है? अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसर की समानता, स्थिति और अवसर की समानता, केवल राजनीतिक समानता। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि स्थिति और अवसर की समानता, इक्वलिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, स्थिति और अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में शामिल नहीं था? तो क्या क्या नहीं था? संप्रभुत्व था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अभी जोड़ा गया, अपन अभी देखा। ठीक है, और लोकतांत्रिक तो पहले से ही था। आंसर देखते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, हमने कई बार देख चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? ये एमपीपीएससी का पीवाईक्यू और 2 वो यूपीएससी के थे। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं? संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। संघीय नहीं है, संघीय कहाँ है? फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अभी देखा हमने बेरोबारी केस में। ठीक है, इसमें तो मान लिया गया था, उसमें इसमें पुनः रिपीट कर दिया गया था। ठीक है, नहीं, एसआर बोमई केस में भी माना और एलआईसी में भी माना है, लेकिन बेरोबारी में नहीं माना था। एसआर बोमई केस में तो प्रस्तावना के ऊपर बात हुई ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। कल हम देखेंगे संविधान के पार्ट्स, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे मौलिक अधिकार को स्टार्ट करने की। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और आप एमपीपीएससी की तैयारी को अपनी धार दे, क्योंकि चाकू होता है, उसको काटने से पहले आपको उसको धार देना पड़ता है, यूज करने से पहले। ठीक है, जैसे बहुत सारे किसान होंगे, उनको पता होगा कि जो फसल काटने से पहले उसके औजार को तैयार किया जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में सीधे आप जाओ, अभी से तैयारी चालू करोगे तभी ये होगा, एमपीपीएससी क्रैक होगी। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू।